तो कोयला बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य जो हैं यहाँ पर यहाँ से कोयला प्राप्त किया जाता है। अब बात करते हैं हम पेट्रोलियम की। देखिए, पेट्रोलियम भी एक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और यह जो है दूसरा प्रमुख स्रोत माना जाता है पेट्रोलियम का। और पेट्रोलियम को जो है ऊर्जा का दूसरा प्रमुख स्रोत माना जाता है। इसका प्रयोग जो है ताप में, प्रकाश के लिए, ईंधन, स्नेहक, विनिर्माण और सौंदर्य प्रसाधन, यानी कि सौंदर्य प्रसाधन जो सौंदर्य के लिए यूज़ होती हैं चीज़ें, उनमें किया जाता है। भारत में पेट्रोलियम टर्शियरी शैलों के संरंध्र और असंरंध्र चट्टानों में पाया जाता है। देखिए, संरंध्र परतें जो होती हैं वो चूना पत्थर और बालू पत्थर से निर्मित होती हैं, जिसमें से तेल प्रवाहित होता है। और असंरंध्र परतें जो होती हैं वो तेल को ऊपर उठने व नीचे रिसने से रोकती हैं। तो प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती हैं। जो प्राकृतिक गैस पाई जाती हैं वो वेट में हल्की होती हैं, इसी वजह से वो हमें जो है तेल के ऊपर पाई जाती हैं। फिर भारत में कुल पेट्रोलियम उत्पादन का लगभग 63% भाग जो है वो मुंबई हाई एक जगह का नाम है। वहाँ से भारत में जितना भी पेट्रोलियम निकलता है तो वहाँ पर उसका 63% जो भाग है वो मुंबई हाई से प्राप्त होता है। और इसका 18% जो है गुजरात से प्राप्त होता है और 16% जो भाग है असम से प्राप्त होता है। और असम भारत का जो है सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य माना जाता है। इसके अलावा डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगली जन असम के महत्वपूर्ण जो है ये तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके बाद देखिए, आप यहाँ पर एक मैप देख रहे होंगे। यहाँ पर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत दे रखे हैं इसमें, है ना। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम मैप भरते हैं तो उसमें हमें संकेत देने होते हैं, जिससे हमें पता चले कि कौन सी चीज़ क्या है। देखिए, अब आप इस मैप को ध्यान से देखिए। इसमें जो है कोयला क्षेत्र दिखा रखा है, ग्रे से कलर की लाइनें छोटी छोटी सी पास। तो जहाँ जहाँ ये आपको ग्रे दिखाई दे रहा है, आप बुक में देखिए, अपना बुक में पेज नंबर 121 पे आपको ये मैप मिल जाएगा। इस तरह से कोयले की खानें जो है वो ट्रायंगल शेप में ब्लैक कलर का वहाँ शो हो रहा है, उससे शो दिखाया जा रहा है। और तेल क्षेत्र जो है वो आप देख रहे होंगे, ब्लैक कलर का डॉट है ना, इसके माध्यम से इसको दिखाया जा रहा है। ऐसे ही मुख्य सुरक्षित प्राकृतिक गैसें जो हैं वो एक तरह से ये आप देख रहे होंगे, जैसे दीवार का चित्र होता है ना, इस तरह से दिखा रहा है, तो उस तरीके से यहाँ पर शो कर रखा है। तो इस तरीके से आप लोग एक मैप को भर के और अपनी कॉपी में पेस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं, देखिए हम थर्ड प्राकृतिक गैस, यानी कि हमने पहले कोयले की बात करी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में, फिर हमने पेट्रोलियम की बात करी, और अब हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस की। यानी कि जो ये प्राकृतिक गैस है ये एक महत्वपूर्ण और स्वच्छ ऊर्जा का संसाधन है, ठीक है। और यह पेट्रोलियम के अतिरिक्त जो है स्वतंत्र रूप से भी पाई जाती है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि नेचुरल गैस जो है ये पेट्रोल के ऊपर पाई जाती है, लेकिन इसके अलावा ये स्वतंत्र रूप से भी पाई जाती है। और इसका जो उपयोग है वो पेट्रो रसायन उद्योगों में तथा औद्योगिक कच्चे माल के रूप में किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जो है इसको अगर हम यूज़ करते हैं प्राकृतिक गैस को, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम निकलती है, जिसके कारण ये वातावरण के अनुकूल है। यानी कि अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। और ये ज़्यादातर कृष्णा गोदावरी बेसिन, खंबात की खाड़ी, मुंबई हाई तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप में जो है प्राकृतिक गैस के भंडारण पाए जाते हैं, यानी कि इन सब क्षेत्रों में यह पाई जाती है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1700 किलोमीटर लंबी जो है हज़ीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, ठीक है, ये एक गैस पाइपलाइन है जो कि मुंबई हाई और बसीन को पश्चिमी और उत्तर भारत के उर्वरक, विद्युत व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती हुई जाती है। ऊर्जा व उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के जो है प्रमुख प्रयोक्ता यानी कि यूज़ करने वाले हैं। गाड़ियों में तरल ईंधन का संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी, आपने सुना भी होगा, सीएनजी गैस का यूज़ किया जाता है। तो इस सब चीज़ों में जो है प्राकृतिक गैस का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं विद्युत की। देखिए, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, इसका प्रयोग हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। आप जानते हैं बिना बिजली के आज के समय में तो कोई भी काम करना संभव ही नहीं है। हम इतने हैबिचुअल हो चुके हैं आज के टाइम में कि बिजली के बिना हम लोग एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। तो देखिए, जो विद्युत है वो हमारे देश में या वैसे भी औद्योगिक आवश्यकताओं को तो पूरा करता ही है, इसके अलावा जो है ये घरेलू आवश्यकताओं को भी पूरा करती है। देखिए, हमारे घर में हम प्रतिदिन जो यूज़ करते हैं ज़्यादातर सब में बिजली का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम प्रेस कर रहे हैं तो बिजली का यूज़ हो रहा है, हम गर्मी है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, लाइट जल रही है,
सब काम बिजली से हो रहे हैं, है ना। इसके अलावा गर्म पानी कर रहे हैं तो हम बिजली से कर रहे हैं। इवन आजकल तो अब तो खाना भी जो है विद्युत के सहारे, विद्युत के द्वारा ही बनाया जाता है। जैसे कि मतलब आपने देखा होगा कि आजकल इंडक्शन चूल्हे चल रहे हैं, है ना। तो ये सब किससे चलते हैं? बिजली से चलते हैं। या हीटर वगैरह का यूज़ किया जाता है, गर्म पानी नहाने के लिए कर रहे हैं तो गीज़र का यूज़ किया जा रहा है। तो हर जगह जो है विद्युत का प्रयोग घर में भी काफ़ी घर में किया जा रहा है। इसके अलावा जो है ये जो विद्युत है, इसका जो उत्पादन है वो जल से हाइड्रो टरबाइन चलाकर किया जाता है और इससे जल विद्युत उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त जो है कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस द्वारा टरबाइन संचालित करके भी ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। अब देखिए बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जिसके द्वारा जो है विद्युत उत्पादन किया जाता है या विद्युत उत्पन्न की जाती है। जैसे कि भाखड़ा नागल है, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन है या केपली हाइडल आदि है। तो ये सब उदाहरण हैं जिनके माध्यम से जो है हम लोग बिजली को प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन। ऊर्जा के अत्यधिक उपयोग के कारण क्या होता है? जीवाश्म ईंधन, यानी कि जो हमें प्रकृति से ईंधन प्राप्त हो रहे हैं वो सब धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं और इसलिए कोई ना कोई इस तरह कि हमने ऊर्जा के कुछ ऐसे साधन पता लगाए हैं जिससे ऊर्जा प्राप्त होती रहे, ठीक है, और वो समाप्त भी ना हो। तो ये जो ऊर्जा के संसाधन हैं गैर परंपरागत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प हो सकते हैं हमारे लिए और इनका यूज़ आज किया भी जा रहा है काफ़ी। अब देखिए आप यहाँ पर परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा, तो इस प्रकार की ऊर्जा परमाणुओं से प्राप्त की जाती है। जैसे कि पता चल रहा है परमाणु ऊर्जा का मतलब जो परमाणुओं से प्राप्त होती है। इस ऊर्जा का उत्पादन रेडियो एक्टिव पदार्थों की सहायता से किया जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा हेतु प्रयुक्त होने वाले यूरेनियम व थोरियम को कहाँ से जो है झारखंड व राजस्थान की अरावली श्रृंखलाओं से प्राप्त किया जाता है। अब देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे परमाणु ऊर्जा संयंत्र दे रखे हैं और राज्य के नाम। तो यहाँ पर ये संयंत्र हैं जैसे कि रावत भाटा है, ये राजस्थान में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है और काकरापारा गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र में और कैगा कर्नाटक में और कलपक्कम तमिलनाडु में। इसके बाद देखिए आप इस पेज पर 2 मैप्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसमें पहला वाला जो मैप है ऊपर उसमें ऊर्जा संयंत्र दे रखा है। तो यहाँ पर आणविक ऊर्जा संयंत्र को शो कर रखा है, ठीक है, ट्रायंगल के माध्यम से। तो आप बिल्कुल इसको इस तरीके से देखकर और इसको फील करेंगे। इसके नीचे वाला जो ये मैप है इसमें नाभिकीय और तापीय शक्ति के संयंत्र शो कर रखे हैं और देखिए नाभिकीय शक्ति केंद्र को इन्होंने यहाँ पर ट्रायंगल से शो कर रखा है और तापीय शक्ति केंद्र को इन्होंने यहाँ पर एक डॉट द्वारा, ब्लैक कलर के डॉट द्वारा शो कर रखा है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि जहाँ जहाँ ट्रायंगल है वहाँ नाभिकीय शक्ति केंद्र है और जहाँ जहाँ पर गोल आप देख रहे होंगे ब्लैक डॉट, वो तापीय शक्ति केंद्र है। देखिए इसके बाद हम बात कर रहे थे अब गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, है ना। तो देखिए सबसे पहला आता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा मीन्स सूर्य की ऊर्जा। तो देखिए सूर्य जो है वो सबसे ज़्यादा हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो सूर्य से प्राप्त होती है और यह ऊर्जा जो है सूर्य की धूप की सहायता से ही हम प्राप्त करते हैं। इस हेतु विशेष प्रकार की जो है तकनीक का प्रयोग किया जाता है जिससे फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी कहते हैं। यानी कि सूर्य से ऊर्जा तो हमें प्राप्त होती है लेकिन उसमें कुछ टेक्निक्स का यूज़ होता है जिसको बोलते हैं फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी। और आप देख रहे होंगे कि आजकल सौर पैनल का यूज़ किया जाता है ना, छतों पे आपने देखा होगा सौर पैनल लगाए जाते हैं, इन्वर्टर चार्ज होता है उससे, है ना, सोलर कुकर होते हैं जिनमें खाना बन जाता है सूरज की रोशनी में रखकर। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब अब जो हम सौर ऊर्जा का यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं पवन ऊर्जा की। देखिए भारत में पवन ऊर्जा फार्म की जो सबसे ज़्यादा विशालतम पेटियाँ हैं वो तमिलनाडु के नगरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। यानी कि तमिलनाडु में जो जगह है नगरकोइल, वहाँ से लेकर मदुरई तक जो है आपको विशालतम पेटी मिलेंगी पवन ऊर्जा की। यानी कि इनको बोलते हैं, आपने सुना होगा नॉर्मल भाषा में कि विंड मिल, देखा है ना विंड मिल, तो बस वही चीज़ है ये। और इसके अतिरिक्त जो है ये ज़्यादातर जो है आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक, गुजरात, केरला
महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फॉर्म है। इसके बाद बात करते हैं हम बायोगैस की। देखिए भारत एक ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण देश है, तो यहाँ के लोग जो है ग्रामों में निवास करते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि यहाँ पर क्या मतलब अवेलेबिलिटी जो होती है ना, बायोगैस ज़्यादातर इसमें गोबर का यूज़ किया जाता है या कृषि अपशिष्टों का, है ना, मानव जनित अपशिष्टों का प्रयोग किया जाता है बायोगैस में। जैविक पदार्थों के अपघटन से जो है फिर क्या होता है कि जब इनको इकट्ठा किया जाता है तो इनमें एक जैविक पदार्थों का अपघटन होता है जिससे गैस उत्पन्न होती है। और बायोगैस की तापीय क्षमता जो होती है ना, वो उपले और जो मिट्टी का तेल यूज़ करते हैं उससे भी अधिक होती है। तो बायोगैस संयंत्र सरकार की सहायता के द्वारा भी लगाए जाते हैं या कोई व्यक्ति निजी अपने स्तर पर भी लगा सकता है। और इसमें जो है पशुओं के गोबर का प्रयोग करने वाले जो संयंत्र होते हैं ग्रामीण भारत में, उनको बोलते हैं गोबर गैस प्लांट्स के नाम से जाना जाता है। तो गोबर गैस संयंत्र जो है किसानों को ऊर्जा के साथ साथ उन्नत प्रकार के उर्वरक भी उपलब्ध कराता है। यानी कि जो गोबर गैस प्लांट है उससे गैस तो प्राप्त होती है, इसके अलावा कृषकों को फिर उर्वरक यानी कि खाद भी प्राप्त हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं ज्वारीय ऊर्जा का। देखिए आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा ज्वार भाटा के बारे में, है ना। ज्वार, जब समुद्र की जो लहरें होती हैं वो ऊपर उठती हैं तो उसको ज्वार बोलते हैं, और जब वो नीचे जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, भाटा बोलते हैं। तो देखिए जब ज्वार आता है ना समुद्र में, तो उच्च ज्वार में संकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से जो है पानी को अंदर भर लिया जाता है, और फिर उसके बाद द्वार बंद होने पर बांध में ही वो पानी रह जाता है। और बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते से जो है पाइप द्वारा समुद्र की तरफ छोड़ दिया जाता है, जो उसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। तो इस तरह से भारत में कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय तरंगों द्वारा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपस्थित हैं। इसके बाद देखिए भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के आंतरिक भागों से निकलने वाले जो ताप का प्रयोग कर भूतापीय ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे देखिए उसका तापमान भी बढ़ जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों में जो भूमिगत जल होता है ना, वो चट्टानों से ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं, यानी कि गर्मी को ग्रहण कर लेती हैं और तप्त हो जाती हैं, वो गर्म हो जाती हैं। और यह अधिक जब गर्म हो जाती हैं तो ये पृथ्वी की सतह की ओर उठकर क्या है, भाप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इसी भाप का उपयोग जो है टरबाइन को चलाने में, विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भारत में बहुत सारे सैकड़ों जो है गर्म पानी के चश्मे हैं जैसे जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। और भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के निकट पार्वती घाटी में तथा लद्दाख की पूगा घाटी में शुरू की गई है। ठीक है, वहाँ पर ये जो गर्म पानी के चश्मे बता रही हूँ ना मैं आपको, ये वहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। देखिए मैंने पहले ही बताया था आपको और अब फिर बता रही हूँ कि जितने भी ऊर्जा के संसाधन हैं, चाहे वो परंपरागत हों चाहे वो गैर परंपरागत हों, उनका हमें एक लिमिट में यूज़ करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि उनको हम बचा कर रखें, क्योंकि इनके निर्माण में बहुत सारा समय लगता है, काफ़ी वर्ष लग जाते हैं। तो इस वजह से इनको जो है इनका संरक्षण हमें करके रखना चाहिए और इनका वेस्टेज नहीं होना चाहिए। अब ऊर्जा के जो संसाधन हैं, जो अनवीनीकरण साधन है, वो क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। यानी कि जो परंपरागत जो साधन हैं वो क्या होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। एक बार उनको यूज़ करने के बाद आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो नवीकरणीय ऊर्जा के जो संसाधन हैं उनका विकास भी लेकिन उतनी गति से नहीं हो पा रहा है। जैसे कि हमने भी बताया था आपको पवन ऊर्जा के बारे में, बायोगैस के बारे में, है ना, सौर ऊर्जा के बारे में। तो इस तरीके से जो है ऊर्जा का उत्पादन उतना नहीं हो पा रहा है जितना कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से ऊर्जा का संरक्षण करना आवश्यक है। और ऊर्जा की आवश्यकता पूरी करने के लिए ऊर्जा का जो है अपव्यय यानी कि वेस्ट हमें रोकना पड़ेगा। और ऊर्जा के संसाधनों के सतत पोषणीय विकास किया जाना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऊर्जा का जो है निर्माण हो और ऊर्जा की बचत हो। थैंक यू। मैं समझती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।